हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जो है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें सबसे पहले मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। जनरली मेटल्स की जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो हम इसमें इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिज़िकल अपीयरेंस कि वो कैसा दिखता है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी बात करते हैं। तो इन्हीं सब पैरामीटर के बेसिस पे जो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जनरली हार्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही मेटल हार्ड होंगे, नहीं, लेकिन मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं। जैसे आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है और इसे हम केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव भी होता है और ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। फिलहाल फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर एक्सेप्शन सोडियम। दूसरा है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। मीन्स मेटल्स शो मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या होते हैं? मैलिएबिलिटी मेटल की वो एबिलिटी होती है या कह लो वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं हैमर के थ्रू, उसे हम जब बीट करते हैं, मतलब मारेंगे, हथौड़ा मारेंगे किसी मेटल पे, तो वो मेटल एक शीट की तरह शेप ले लेगा या शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मोस्टली कौन से मेटल्स में होता है? गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर में होता है। तो ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो हाईली मैलिएबल होते हैं। इसी तरह मैलिएबल की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है? अगेन ये कुछ मैलिएबिलिटी से मिलता जुलता है, बस मैलिएबिलिटी में जो है हम किसी भी मेटल्स को एक शीट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन डक्टिलिटी में हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम जब उसे स्ट्रेच करते हैं किसी मेटल को, तो हम उसे एक वायर का शेप दे सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो वायर होता है वो है, सॉरी वायर नहीं, मेटल होता है, वो होता है कॉपर और सिल्वर। ठीक है। इसी तरह इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टिविटी। मीन्स मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अगेन एक्सेप्शन है यहाँ जो है, जिसमें आता है हमारा लेड और मरकरी। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो हीट के ट्रांसफ़र को रेसिस्ट करते हैं, मीन्स रोकते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो यही चीज़ें हमें फर्स्ट लेसन में दी है। हम जल्दी से इसे देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला दिया गया है कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मतलब मेटल के जो चमकने की प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। इसी तरह सेकंड जो है, अगेन दिया गया है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं और ये डिपेंड करता है एक मेटल की को हम कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया था, मैलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, जिसमें गोल्ड और सिल्वर जो है हाईली मैलिएबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी यहीं पे बताया गया है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये यहाँ याद रखने की चीज़ है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। इसी तरह मैलिएबल में कौन सा एग्जाम्पल था? गोल्ड एंड सिल्वर का। तो ये याद रखना है कौन से मेटल में कौन सा मेटल हाईली मैलिएबल है, हाईली डक्टाइल है, हाईली कंडक्टिव है। सेकेंड, malleability and ductility is due to property of malleability and ductility of metal can be drawn or you can say given different shapes.
और इसी वजह से हम लोग गोल्ड्स की ज्वेलरीज पहन सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम कोई भी शेप दे सकते हैं, और ये पॉसिबल होता है उनकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नेचर की वजह से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हमें कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है। Metals have high Metals are good conductors of heat and have high melting point. The best conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. तो ये जो एग्जांपल्स दिए हैं वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछते हैं डायरेक्टली। सेकंड दे रखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। जब भी हम उसे किसी सरफेस से टकराते हैं तो ये साउंड प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सोनोरस। मतलब वो मेटल जो साउंड प्रोड्यूस करे वो सोनोरस मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे मेटल्स के, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। इसी तरह नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहला आता है अगेन कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इनका फिजिकल अपीयरेंस एंड साउंड प्रोडक्शन नेचर। तो जो मेटल्स मेटल्स जो जनरली हार्ड होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं, मीन्स आसानी से टूटने वाले। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है वो उन्हें हमें याद रखना है। दूसरा कि जो नॉन मेटल की कैटेगरी में अब कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें आता है सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। तो पहला है ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रूव भी किया गया है। और मर्करी का यूज़ हम थर्मोमीटर में भी इसी वजह से करते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर इसे हम हथेली पे रखें तो वो तुरंत से इवेपोरेट हो जाएगी। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। हमने पढ़ा था कि लस्टर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स की होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड है कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स एक ही एलिमेंट्स का कई फॉर्म में आकर करना एलोट्रॉप कहलाता है। डायमंड, एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट है एल्कलाइन मेटल्स, lithium, sodium and potassium are so soft that they can be cut with knife. They have low density and low melting point. अगेन हमने पढ़ा था कि मेटल्स की प्रॉपर्टी में कि मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो सॉफ्ट होते हैं और इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं। अब नॉन मेटल्स, जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो उनका जो नेचर होता है, केमिकल नेचर में ये आ जाएगा
कि मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एल्कलिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव बेसिक ऑक्साइड। तो जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है मेटल का तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी उसका बेसिक नेचर होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी नॉन मेटल एक तरह से एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका हमने पढ़ा था कि मर्करी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। कैन बी इजली कट विथ नाइफ, तो इसका हो जाएगा सोडियम लिथियम। इन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर पूछा है तो इसका हो जाएगा सिल्वर। सेकेंड, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर में क्या हो जाएगा, लेड और मर्करी हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। malleables are property of malleable are those metal which can be drawn into thin sheet, while ductile metals are those metals which can be drawn into thin wire। ठीक है, तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इनकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात जब भी हम करेंगे तो हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि मेटल्स का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है या जब ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन या एयर भी लिख देते हैं, एयर के साथ होता है या अदर मेटल्स या नॉन मेटल के साथ होता है, तो वो क्या फॉर्म करता है। तो ये सारी चेंजेस, तो उनकी जो केमिकल चेंजेस जितने भी होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हम मेटल और नॉन मेटल दोनों के केमिकल्स प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे। और मेटल में भी मोस्टली हम एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम की केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक, देखते हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो जैसा मेटल होगा वैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, और हर मेटल अलग तरीके से हर मेटल की अपनी एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैग्नीशियम एयर में बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो अदर मेटल्स भी वैसा ही ऑक्साइड बनाए। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि मैग्नीशियम जब बर्न करता है एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहले यही दिया है कि ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें कॉपर का एग्जांपल दिया है कि कॉपर को जब एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, और ये कलर अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह एल्युमिनियम का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है, मीन्स ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, दोस ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। ठीक, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ करवाया है तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। पहले केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो एक तरह का सॉल्ट है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तभी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरह सोडियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और पोटेशियम ऑक्साइड का तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, सारी याद रखनी है।
तो ये वाला पैरा हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open। तो मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, और वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही उसमें आग लग जाती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं। हिंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metals from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron feels burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with black colored layer of copper second oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. तो अगेन सारे मेटल्स डिफरेंट टाइप के हैं और सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मेटल्स को केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है, तो इसका आंसर दोनों होगा, सोडियम और पोटेशियम। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आयरन जो है वो कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन में। तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होता, लेकिन आयरन के जो टुकड़े होंगे ना छोटे छोटे, अगर उसमें अगर हम हीट या उसे हीट करेंगे तो उससे स्पार्कलिंग लाइट जैसी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कॉपर जो है वो बर्न नहीं करता, लेकिन ब्लैक कलर कोटिंग उसमें हो जाती है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे दे रखा है ये जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी बोर्ड के लिए तो नहीं है, कि एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट make it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and the electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give a aluminum आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिशिंग। तो इसमें बस इतना बताया गया कि एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। जो एल्युमिनियम की एक ऑक्साइड लेयर होती है उसी को एनोडाइजिंग कहते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें एक एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम एल्युमिनियम की कोटिंग जो है आर्टिकल्स में करते हैं। और ये ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि हम किसी भी आर्टिकल्स को कोरोजन से बचा सकें, ठीक है। आगे दिया है द रिएक्शन ऑफ आगे दिया है जो हम लोग इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना वो आप खुद से पढ़िएगा, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत इजी है इसलिए मैंने पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। तो इसमें दिया है कि यहाँ से द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस विगरस इम्प्लाइंग दैट it is not as reactive as sodium, but the burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper and lead. तो हाँ, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया है कि जो मैग्नीशियम होता है वो सोडियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, लेकिन बाकी के जो मेटल्स है उसकी रिएक्टिविटी को हम रिएक्शन के बेसिस पे नहीं बता सकते, बर्निंग के बेसिस पे नहीं बता सकते। तो उसके लिए फर्दर रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई जाती है ये, और रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड होती है। कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है।
जैसे मेटल दूसरा रिएक्शन दिया है मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। जो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। तो ये पूछा जाता है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म होता है, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल दिया है पोटेशियम और सोडियम का। ये एक्सोथर्मिक होते हैं क्योंकि इनमें हीट रिलीज होती है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवोल्व्ड। ठीक, इसी तरह एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक में जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगेन आपके एग्जाम में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है सोडियम का रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। ठीक, ये सारी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल्स। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो सरफेस पे वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। और मैग्नीशियम भी वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज जो होता है वो उसकी वजह से हाइड्रोजन जो है कैल्शियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे स्टिक कर जाते हैं, इस वजह से वो फ्लोट करता रहता है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जो सोडियम और पोटेशियम के केस में निकली होती है। ठीक है, यही चीज़ है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्राइकिंग to its surface. Metals like aluminum, iron, zinc do not react either with cold or hot water, but they also react with steam water and form metal oxide and hydrogen. तो यहाँ पे जो है दिया है कि जो आयरन, एल्युमिनियम और जिंक होते हैं वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? पोटेशियम और सोडियम। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इवन ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव हैं क्योंकि ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और फ्लोट करते रहते हैं वाटर के सरफेस में, कोई एनर्जी का रिलीज नहीं करते। इसी तरह एल्युमिनियम और जिंक और आयरन जो है इन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं? स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्शन हम स्टीम के साथ करवाते हैं, ये कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते। अब दिया है दूसरी प्रॉपर्टी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मतलब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अभी हमने पढ़ा था मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, अब है मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो अगेन मेटल मैंने बताया था बेसिक नेचर होता है मेटल का, और एसिड एसिडिक होता है। तो मेटल और एसिड सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल विथ डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब इसमें डिफरेंस मेटल्स का एग्जाम्पल दिया है, वो देखेंगे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, जिसमें N2O, NO और NO2 इनमें से कुछ किसी में भी चेंज हो सकता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व H2 गैस। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम ऐसे हैं जो डाइल्यूट NO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद इसी के बेसिस पे अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करें, मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है और लास्ट में आयरन है। आगे रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, उसे हमें ध्यान देंगे। यहाँ एक्वा रीजिया के बारे में बताया है। एक्वा रीजिया क्या है?
एक्वारीजिया का मीनिंग होता है रॉयल वाटर, और ये एक फिक्स्ड रेशियो होता है किसके बीच का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो 3:1 के फॉर्म में मिक्स किए जाते हैं। इसी सॉल्यूशन को हम एक्वारीजिया कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, मतलब फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक। और ये इतना ज़्यादा मतलब डेंजरस है, या इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कह सकते हैं कि ये इसमें डिज़ोल्व जो गोल्ड होता है वो इसे डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है, और प्लैटिनम को भी डिज़ोल्व कर लेता है। तीसरी प्रॉपर्टी है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब हमने वाटर के साथ देखा, एसिड के साथ देखा, अब मेटल सॉल्ट के साथ देखेंगे। तो इसमें है, नॉर्मली ये बहुत फिजिबल रिएक्शन नहीं है कि आसानी से हो जाए, बट जब भी मेटल ए दूसरे मेटल बी के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर हाईली रिएक्टिव है तो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल ए अगर सॉल्ट ऑफ बी से वीक है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। फर्दर यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दी है, जो याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी। सबसे पहले पोटेशियम फर्स्ट में आता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम रेफरेंस पॉइंट की तरह लेते हैं। फिर हाइड्रोजन के ऊपर जितने होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे जितने होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और हाइड्रोजन को हम न्यूट्रल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। CuHgAgAu, ठीक है। AgAu को तो हमेशा साथ में रखना है। इसके ऊपर जो है वो लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। बाकी कोड्स लोग बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कोड्स की ज़रूरत है इसमें। निमोनिक्स। अब आया क्वेश्चन, वाई सोडियम कैप इमेंस्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर बता दिया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही वो फायर कैच कर लेता है, जिससे एक्सीडेंट्स होने की चांसेस होते हैं। फिर इक्वेशन रिएक्शंस लिखनी है हमें, आयरन विथ स्टीम। तो हाँ, आयरन कोल्ड और हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो जो इक्वेशन ऊपर दी थी वही लिख देंगे। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, हाँ कैल्शियम और पोटेशियम का रिएक्शन लिखना है। तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमने देखा था कि बबल्स का, हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म करते हैं और कैल्शियम उस पर तैरता है, फ्लॉट करता है। और पोटेशियम का क्या था, पोटेशियम तुरंत फायर को कैच कर लेता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है पोटेशियम का वाटर के साथ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें लिख देंगे और इक्वेशंस लिख देंगे। नेक्स्ट है, तो इसमें सबसे रिएक्टिव बताना है, तो जो जैसे डिस्प्लेस कर देगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। तो बट मेटल के साथ जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो H2 रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड दिया होता तो यहाँ पे H2 रिलीज नहीं होता, ठीक। फिर राइट द केमिकल इक्वेशन, डाइल्यूट H2SO4। आयरन का, ठीक है। तो अगेन आयरन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो H2 रिलीज हो जाएगा, FeSO4 बनेगा, ठीक। फिर व्हाट वुड बी ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जिंक, तो जिंक रिप्लेस कर देता है आयरन को, तो जिंक सल्फेट बन जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थे। अब आगे मेटल और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में। तो मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्टली नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटल कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के ये जो है आयनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जब भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा आयन बनेगा। वीक एसिड, इसमें वीक एसिड, वीक बेस,
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डिपेंड करता है एसिड रिएक्शन। तो इस 10th में तो हमें फिलहाल बस मैग्नीशियम और सोडियम का दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म करता है। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड रिएक्टेड बेस इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जो सॉल्ट होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें दो आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और आयंस का कैसे फॉर्म होते हैं, आयंस बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब सोडियम अगर अपने आयंस को लूज करेगा तो सोडियम आयन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन अगर आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन आयन बन जाएगा, ठीक है। ये रहा, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सोडियम क्लोराइड ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, फिर भी एक बार देख लेना। सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, बस इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो आगे दे रखी हैं, वो हमें याद रखनी ज़रूरी है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एक बार देख लेते हैं। फिजिकल नेचर जो है, फिजिकल नेचर आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्या है, सॉलिड है। एंड समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम आयोनिक अट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो यही है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। मतलब इसे तोड़ा जा सकता है हाई प्रेशर देके। सेकेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। तो इनसॉल्युबल किस में होते हैं, सॉल्वेंट में, और सॉल्युबल किस में होते हैं, वाटर में। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस which move to the opposite electron when electricity is passed through the solution. The ionic compound in the solid state do not conduct electricity. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करते हैं जब वो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट है एक तरह से, ठीक है। आयंस का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे, यानी जब वो फ्री स्टेट में होंगे। इसीलिए जो ये वाली लाइन है इसे ध्यान से पढ़ना है। आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड is not possible due to their rigid structure, but ionic compound conduct electricity in molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. Again इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का, ये हमने क्लास 9th में कर रखा है। जितनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम डॉट से या एक्स से शो कर देंगे, ये हो जाएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ Na2O, तो O है और Na, यहाँ 2 Na लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही MgO का बन जाएगा। What are the ion present in these compound? तो कौन कौन से आयन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम है, ठीक है। पहले वाले में सोडियम ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। Why do ionic compound have high melting point? आगे क्योंकि दो आयन्स के बीच में इंटर आयोनिक
अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दो आयंस के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन्हें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि ये बॉन्ड को हम तोड़ सकें, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर। अब अकरेंस ऑफ मेटल ये हम आगे देखेंगे। इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, जो इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे तो 3 तरह के मेथड्स का यूज़ करके हम किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है, इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।